Hello guys, we are starting with part B of your chapter today, chapter sound ka part B. And the part B says natural versus damped, yes, versus forced oscillations. Forced oscillations और वाइब्रेशंस, कुछ भी बोल दो, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस. एंड रेजोनेंस क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम इसमें. सो हमको नेचुरल वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ना है, डैम्प्ड वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस. सी प्लीज अंडरस्टैंड द फ्यू थिंग्स. पहले तो एनी ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट्स, यस, एग्जांपल्स ले लो. स्ट्रिंग ऑफ गिटार, स्ट्रिंग ऑफ गिटार वाइब्रेट करता है. यस, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री वाइब्रेट करता है. यस, जब साउंड ट्रेवल करता है तो एयर कॉलम वाइब्रेट करता है. साउंड ट्रेवल करता है तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना, उसमें तो एयर कॉलम बोलते हैं उसको. यस, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार या एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब जहां जहां साउंड आने वाला है वहां वाइब्रेशन बहुत जरूरी है. व्हेन वी स्पीक द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. यस और नो. फिर और स्विंग, एक बच्चा बैठा है स्विंग पे, तुम उसको स्विंग दे रहे हो पीछे से, यू आर प्लेइंग विद हिम, सो स्विंग ऑल्सो वाइब्रेट्स. ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेट. हाउ डज द स्विंग ऑसिलेट? लाइक दिस. ये बच्चा बैठा है पेंडुलम की तरह, इधर जाएगा इधर जाएगा. यस, टू एंड फ्रो मोशन. तो ये भी ऑसिलेट करता है. और ईयर ड्रम, ईयर ड्रम ऑल्सो ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स. ऐसा नो, उसी की वजह से तो हमको सुनाई आती है चीजें. ठीक है. तबला बजाते हो, तबला बजाते हो तो तबले के ऊपर जो जिसके द थिंग ऑन विच यू हिट, यस, दैट वाइब्रेट्स. करेक्ट. और एग्जाम्पल जहां पे वाइब्रेशन देखने मिलता है, द डोर्स, विंडोज, अर्थक्वेक आता है, लेट्स से अर्थक्वेक आता है तो एवरीथिंग वाइब्रेट्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स. यस और नो, व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक. यस. और एक्चुअली जब अर्थक्वेक नहीं है तब भी गाइस माइक्रो लेवल पे एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. हर चीज वाइब्रेट कर रही है. किसी का वाइब्रेशन हमको दिखेगा, किसी का वाइब्रेशन हमको नहीं दिखेगा. यस और नो. एंड जब वाइब्रेशन की बात आई तो टू एंड फ्रो मोशन की बात आई. वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, बैक टू इट्स मीन पोजिशन, है ना. तो जहां जहां ये चीज आएगी वाइब्रेशन की, वहां वहां फ्रीक्वेंसी की बात आएगी. यस, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हुए? यस. यूनिट क्या होता है इसका? हर्ट्ज बोल दो और पर सेकेंड बोल दो, है कि नहीं. 20 हर्ट्ज इज सेम एज 20 वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना. दोनों भी एक ही बात है. एब्सोल्युटली, तुम ये बोलो या ये बोलो, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस. जनरली अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ये बोल दो, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पूछा है तो ये बोल दो, बट दोनों भी सेम है. यस. अगर ऐसा पूछा है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बताओ, यस, तो हम बोलेंगे 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. करेक्ट. और अगर बोला है फ्रीक्वेंसी बताओ तो हम बोलेंगे 20 हर्ट्ज, बट दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है. जहां जहां वाइब्रेशन आया वहां एम्पलीट्यूड की बात आएगी. यस और नो. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन. अब ये दो चीजों की हमको जरूरत लगेगी आगे का सारा टॉपिक सीखने के लिए. ठीक है. अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स
में से हम लोग स्विंग का एक एग्जाम्पल लेंगे, है ना, और स्विंग के एग्जाम्पल से बच्चों हर चीज वैसे ही वर्क करेगा, या गिटार का एग्जाम्पल ले लेंगे, है ना, और ये सारी चीजें हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे। नेचुरल वाइब्रेशंस, डैम्प्ड वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस, और फिर उसके बाद रेजोनेंस। एक के बाद एक डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। टेक्स्ट बुक में तीनों टेबल दिए रहेंगे, ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से समझ गए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। अब ये तो हमको समझ गया कि यार कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करता है तो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, इट विल वाइब्रेट विद सम फ्रीक्वेंसी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट 10 वाइब्रेशंस पर सेकेंड करेगा, कोई 20 करेगा, कोई 30 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 10,000 करेगा, यस और नो? यस। नाउ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं? नेचुरल वाइब्रेशंस, it is nothing but the periodic to and fro motion or periodic vibration, the periodic vibration of a body, yes, in the absence of any external force, any external फोर्स। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी जिस तरह से वाइब्रेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल वाइब्रेशंस। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब देर इज नो एयर रेजिस्टेंस, है ना, देर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, देर इज नो एनी लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी, कुछ भी नहीं है, ना ही एयर रेजिस्टेंस है, ना ही फ्रिक्शन है, ना ही लॉस इन एनर्जी है। यस, ऐसे सिचुएशन में उसके वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, यस, इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग नेचुरल वाइब्रेशंस, उसका फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड इट्स एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, कंटिन्यूअसली सेम एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बाउल, और यहां से एक मार्बल नीचे छोड़ देते हो तुम, यहां से एक मार्बल को नीचे फेंक दिया। अज्यूम देर इज नो फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नथिंग। तो ये बॉल यहां से ऐसे गिरेगा और यहां तक जाएगा, यहां से वापस नीचे आएगा और यहां तक जाएगा, इधर से इधर, पोजीशन ए से बी, बी से ए टू बी एंड बी टू ए, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा। यस, प्रैक्टिकली इज दिस पॉसिबल? नो, प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही हमने बोला है कि कुछ भी नहीं है, ना एयर रेजिस्टेंस, नथिंग। इसका मतलब है कि नेचुरल वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में टेक प्लेस कर सकता है, अदरवाइज नेचुरल वाइब्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता। यस, तो सिर्फ वैक्यूम में नेचुरल वाइब्रेशन पॉसिबल है किसी भी बॉडी का, करेक्ट? लेट्स हैव अ लुक एट नेचुरल वाइब्रेशंस। लुक एट दिस स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो सेंटर में है, यस। अभी हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही डिस्प्लेस करना चालू करो, सी इट विल गो अप टू इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, हाँ कि नहीं? यहां पे, और नीचे कहां तक आ रही है देखो, यहां तक, यहां से वापस चली गई। सो दिस इज माई मीन पोजीशन, यहां पे मेरा है मीन पोजीशन। यस,
दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजिशन. एक्सट्रीम पोजिशन ये भी, और दिस इज ऑल्सो माई एक्सट्रीम पोजिशन. यस, एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट. ये बस वाइब्रेट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, विदाउट एनी चेंज इन एम्पलीट्यूड. देखो यार, उसका कोई बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. सी, हर केस में उतना ही वाइब्रेट कर रहा है. देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड. कितना है एम्पलीट्यूड? हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड इन दिस केस? द एम्पलीट्यूड इज दिस मच. यहां देखो, यहां देखो, इतना, यहां से इतना. यस और नो? दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग. इतना एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड कम ही नहीं हो रहा है, बिकॉज देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. नो लॉस ऑफ एनर्जी. अगर लॉस ऑफ एनर्जी होता तो ये स्प्रिंग यहां से इधर जाता, फिर धीरे 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 आके रुक जाता. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. एंड हेंस वी से दैट देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एंड द स्प्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. यस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? कितना फ्रीक्वेंसी है बच्चों? ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये चीज, इसको प्लीज इग्नोर करो, है ना. वो अगले साल सीखेंगे हम लोग, है ना. अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी. राइट नाउ, हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी? मतलब एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हुए. सी, इसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड. मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को उसको 3 सेकेंड्स लगता है. राइट. चल एक बार फिर से देख रहा हूं, बताता हूं. इसको हटाएंगे यहां से जरा. सी, लेट्स बिगिन इट्स ऑसिलेशंस. ठीक है, इसको बढ़ाओ. ये हुआ आधा वेव, अभी नीचे गया, एंड देन अगेन इट हैज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. आया? देखो, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. और कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड्स. सी, यस और नो? सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 1/3 सेकेंड्स. यस और नो? दैट मीन्स 0.33 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में सिर्फ 0.3, मतलब 33% ऑफ द जर्नी कवर किया रहेगा उसने. यस, समझ में आ रहा है? यस, इसको वापस देखो. एक सेकेंड के लिए चलाएंगे इसको हम सिर्फ. सी, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक सेकेंड हुआ अभी सिर्फ. यस और नो? तो एक सेकेंड में देखो सिर्फ इतना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ. मतलब सिर्फ ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आया. मतलब 25% से थोड़ा सा ज्यादा. तो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ 0.33 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी. ये है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. यस, और ये बस इसको चालू करो, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए. दैट इज कॉल्ड एज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल वाइब्रेशन. जो वाइब्रेशन हो रहा है वो नेचुरल वाइब्रेशन है, और नेचुरल वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. करेक्ट? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के या नेचुरल वाइब्रेशन के क्या पॉइंट्स है मेन? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट मेजर पॉइंट, दैट द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. यस, रिमेन्स कांस्टेंट. 2, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी में लॉस नहीं होता, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है. और क्या पॉइंट रहेगा? थर्ड पॉइंट इसके लिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. यस, ना एयर रेजिस्टेंस, ना फ्रिक्शन, ना कुछ ना कुछ ना कुछ. और अब देखो यार, ये स्प्रिंग का वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी था 0.33 हर्ट्ज फॉर एग्जाम्पल. यस, ये जो बॉल है इसका और कुछ रहेगा? हाँ कि नहीं? एक पेंडुलम है. पेंडुलम का हमने लास्ट ईयर फॉर्मूला देखा था, क्या होता है टाइम पीरियड का. तो पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कुछ और रहेगा. तो हर ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डिपेंड्स ऑन द शेप, the size and the material of the body.
बॉडी का शेप कितना है, साइज कितना है, मटेरियल क्या है, वॉट एवर। यस, फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम ले लो, दिस इज अ पेंडुलम, ठीक है। इसको हम वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करेगा, पोजीशन ए से बी से ए चालू रहेगा, वैक्यूम के अंदर है लेट्स से, ठीक है। सपोज इट इज इनसाइड द वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी कुछ याद होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो, कि इसका फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। व्हाट इज द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम? F is equal to 1 upon 2 pi under root G upon L is the frequency of the simple pendulum. G is gravity, L is the length of the pendulum. ये effective length। यह समझ। अब ये पेंडुलम ले लो दूसरा, सेम मटेरियल, ये थ्रेड का मटेरियल भी सेम है, पेंडुलम का मास भी सेम है, ये इसका मास भी सेम है, एवरीथिंग, बट लेंथ चेंज हो गया, मतलब साइज चेंज हो गया बेसिकली। तो अगर साइज चेंज हो गया तो इसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। यस, सो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करेगा उसके शेप पे, उसके साइज पे, कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है, इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। यस, एंड फॉर अ पर्टिकुलर, मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए द फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। यस, फॉर एग्जांपल अगर इसका है 10 हर्ट्ज, तो इसको दुनिया में कहीं भी लेके जाओ, है ना, 10 हर्ट्ज ही रहेगा। नहीं, वैसे चेंज होगा क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होगा। इफ वी अज्यूम कि जी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। नहीं तो फिर ठीक है, जी पे डिपेंड करता है इसलिए चेंज होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर इस वाले पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल, अच्छा लेंथ इंक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीज हुआ मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। यस, तो फॉर एग्जांपल इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 8 हर्ट्ज, लेंथ इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ा तो एफ कम हो जाएगा। सो 8 हर्ट्ज है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 8 ही, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, राइट, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आया? सो दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशन, करेक्ट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल नेचुरली, मतलब नेचुरली अचीवेबल है, हम लोग अचीव करना है तो हमको किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। यस, तो प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है डैम्प्ड वाइब्रेशंस या डैम्प्ड oscillations. Now what do you mean by damped oscillations या damped vibrations? In damped oscillations, once the object starts to vibrate, the amplitude reduces slowly. इसका important points. The amplitude reduces. Yes, इसमें there will be practically loss of energy. हाँ कि नहीं? Yes, due to loss of energy, especially in the form of heat. Yes, there will be external forces acting, external forces like air resistance, yes, friction, etc. तो यहां पे ये भी सब काम करते रहेंगे। Yes, and the frequency of vibration, damped frequency of vibration is always less than the natural frequency. नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमेशा हमेशा ये कम रहेगा, है ना, एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन दिस फोर्स। दिस, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसको बोलते हैं डैम्पनिंग फोर्स, डैम्पनिंग फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट्स इन द डैम्पनिंग। यस, डैम्पनिंग मतलब क्या बताता हूं, यस, और दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखते हैं ये कैसे होता है। हैव अ लुक एट दिस, ये स्प्रिंग है हमारी यहां पे, ठीक है, इसका मोशन चालू करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट इट्स मोशन, देखो एयर रेजिस्टेंस रहने वाला है पहले यहां पे, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो धीरे 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 वो एनर्जी लॉस करता जाएगा और एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा। यहां देखो इतना एम्पलीट्यूड
है ना। यहां देखो इतना छोटा सा एम्पलीट्यूड है एंड द एम्पलीट्यूड इज स्टिल reducing 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 and this is how the wave will look like, है ना। This is a graph of compressions, rarefactions या pressure, yes, या amplitude versus time. तो with time the amplitude goes on reducing. Why? Pressure नहीं है ये, y है, amplitude है। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो देखो धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह बनता जाएगा, है ना। और कहीं तो बहुत इनफाइनाइट टाइम के बाद छोड़ दे यार ये कॉन्सेप्ट, अगले साल SHM बोल के एक चैप्टर आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब सीखो। वैसे तो देखो ये रुक गया, काइंड ऑफ रुक गया, लेकिन एक्चुअली ये रुकता नहीं है, इसके माइन्यूट वाइब्रेशंस चालू रहते हैं। फिलहाल जाने दो, धीरे धीरे इट विल कम टू स्टॉप एंड द एम्पलीट्यूड विल समवेयर समहाउ बिकम जीरो। यस और नो? सो द एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे ए है इतना, यहाँ पे और छोटा हो गया, और छोटा और छोटा और छोटा, और धीरे धीरे वो रुक जाता है। सो एम्पलीट्यूड गोज ऑन रिड्यूसिंग। यस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डैम्पनिंग। एक बॉल है, बॉल को जमीन पे फेंकते हो ऊपर से, फिर दूसरी बार ये हाइट तक जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डैम्पनिंग। और ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। यहां पे तो एयर का ही रेजिस्टेंस है, हाँ कि नहीं? सो एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डैम्पनिंग फोर्स। डैम्पनिंग फोर्स, यस। तो जैसे जितना ज्यादा डैम्पनिंग फोर्स रहेगा उतना कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये सुनो, तो इसका फ्रीक्वेंसी पहले तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होता है। सेकंड, विद इंक्रीज इन डैम्पनिंग फोर्स द फ्रीक्वेंसी रेड्यूसेस। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी रेड्यूसेस with increase in dampening force, increase in dampening force, yes। अब ये सारे एग्जांपल्स जो हमने ऊपर देखे, ये सारे के सारे, इन सबको उठा करके पेंडुलम भी ऐड कर दो इसमें, है ना। पेंडुलम, फ्लूट, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब अगर मैं वैक्यूम में यूज करता हूं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सच बोलो तो वैक्यूम में भी जाने के बाद ये रुकने वाले हैं, लेकिन बहुत टाइम तक चलेंगे। बट फिलहाल के लिए सपोज ये सब वैक्यूम में चल रहा होता तो इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता, करेक्ट। और डैम्प वाइब्रेशन के भी यही सारे एग्जांपल्स हैं, यही सारे एग्जांपल्स उठाओ, डैम्प वाइब्रेशंस में जाओ एंड धीरे 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 वो लोग स्टॉप हो जाएंगे। जैसे स्विंग पहले यहां तक जाएगा ऐसे, है ना, फिर धीरे 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 कम होते 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 रुक जाएगा एट अ पॉइंट। सो दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशंस। समझ में आया? तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस में होता है रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लॉस ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक एयर, फ्रिक्शन वगैरह रहता है, विच आर कॉल्ड एज डैम्पनिंग फोर्सेस, जो उसको डैम्पनिंग करते हैं उसका। The dampening frequency or the frequency of dampening is less than the natural frequency. और ऊपर से ये reduce भी होगा और ज्यादा अगर हमारा dampening force बढ़ जाता है तो। Yes? Now, so एक हुआ natural vibrations, दूसरा हुआ damped vibrations, और तीसरा है हमारा forced vibrations. Forced वाइब्रेशंस, यस। अब देखो ये स्विंग है, तुम्हारा छोटा भाई है, स्विंग खेल रहा है, स्विंग पे बैठा दिया उसको इधर से, यस, ये सिटिंग है। तुमने उसको एक बार पुश किया और छोड़ दिया, है ना, तो धीरे धीरे इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, और फिर वो रुक जाएगा, फिर वो रोना चालू करेगा, और स्विंग चाहिए। ये समझ, ये थोड़ा स्लो भी हुआ तो वो रोना चालू कर देगा, छोटा है यार, बच्चा है ना, इरिटेटिंग होता है छोटे भाई में, है ना, नहीं क्या? सो मैं छोटा हूं सबसे वैसे।
तो इरिटेटिंग होते, कुछ भी हो तो रोना चालू कर देते, तो धीरे धीरे जैसे वो स्लो हो गया वो रोना चालू करेगा कि अरे और स्विंग दो मुझे, और खेलना है, ये सुनो। तो ये बच्चा चाहता नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी डैम्प हो जाए, है ना, ये चाहता नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो उसके लिए तुमको कंटिन्यूअसली यहां से फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? यस, तो वो रुकेगा नहीं। जैसे गिटार, एक बार स्ट्रिंग को प्लग करो, दीज आर द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, इसको एक बार प्लग करके छोड़ दो यार, बजना बंद हो जाएगा। वो एक बार प्लग करके छोड़ दो, बजना बंद हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअसली तुम साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हो तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली apply some force, yes, to keep it vibrating, to keep the object vibrating, and that is called as forced vibration. yes, उसको कंटिन्यूअसली उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, and that is called as forced vibration. So forced vibrations कब होगा? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके। forced vibrations वो होते हैं, forced vibrations occur under, yes, forced vibration of a body take place under a constant external periodic force. कंसिस्टेंट कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक बार लगा के काम नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स पीरियोडिक भी होना चाहिए। पीरियोडिक मतलब एग्जैक्टली आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यस, पीरियोडिक मतलब आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो होना चाहिए। यस, in that case, can we maintain a constant amplitude? Can we maintain a constant amplitude? Yes. The answer is yes. Yes? Then the question is how? How can you maintain constant amplitude with forced vibration? देखो, डैम्पनिंग होगा, डैम्पनिंग में देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy due to dampening. Yes, so there will be little bit loss of energy due to dampening. The external force will supply the same amount of energy, so that dampening नहीं हो। देखो, थोड़ा सा लॉस हुआ, तुमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा दिया उसी टाइम पे, थोड़ा सा लॉस हुआ, तुमने उतना ही एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया, उतनी एनर्जी रिस्टोर कर दिया। सो द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विल रिस्टोर, यस, द एनर्जी। यस, एनर्जी रिस्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया? एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो पर्टिकुलर केस है जहां हम व्हाट डू वी कॉल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिंपैथिक वाइब्रेशंस। SYMPTHATIC, sympathetic vibrations, where we maintain the amplitude as constant amplitude. What are the examples of forced vibrations? और ट्यूनिंग फॉक भी होता है वैसे, यस नो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फॉक का, वाइब्रेशन। ऑल एक्सपेरिमेंट्स में ट्यूनिंग फॉक यूज होता है ना? आई होप यू नो व्हाट इज द ट्यूनिंग फॉक। यस, ट्यूनिंग फॉक भी देखो, वाइब्रेट करता है विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फिर रुक जाएगा, है ना? तो सारे ये ऊपर के जितने एग्जाम्पल्स थे, गिटार, स्विंग, ट्यूनिंग फॉक, एवरीथिंग, सब में तुमको कंटिन्यूअसली कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स की जरूरत होती है टू प्रोड्यूस फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड कंटिन्यूअस साउंड।
कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स वाइब्रेशन की जरूरत है। अगर फोर्स वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस नहीं हो सकता। यस, सो यू नीड अ फोर्स्ड वाइब्रेशन टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस साउंड। हमारे एग्जांपल में सी यहां पे इन दिस केस डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, ये यहां आया और मैं इसको थोड़ा सा नीचे से फोर्स लगा देता। सी एग्जैक्टली इधर आया, फोर्स लगाओ, यस और नो। फिर से इधर नीचे आया, फिर से फोर्स लगाओ, करेक्ट। तो एग्जैक्टली आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स, पीरियोडिक मतलब आफ्टर एग्जैक्टली एवरी 2 सेकेंड्स में इसको फोर्स लगाता अगर, है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कम ही नहीं होता। यस, और सारा दिन सारी रात बैठ करके मुझे यही काम करना पड़ता, छोटे भाई को स्विंग खेल दो, यस और नो। सो सारा दिन सेम चीज करते बैठे, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशंस। अगर मैं यहां से सारा दिन फोर्स लगाता, तो अगर कंटिन्यूअस फोर्स लगाता तो कुछ इस तरह सिचुएशन हो जाती। ये फोर्स लगाया, लॉस ही नहीं होने दिया। लेट्स से डैम्पनिंग होने वाला है, इधर आया, ये फोर्स लगाया तो लॉस ही नहीं होने दिया, यस और नो। नीचे आया, फिर से एक धक्का लगाया उसको, तो लॉस ही नहीं होगा। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में मेंटेन कर सकता हूं, एंड दिस इज सिंपैथेटिक वाइब्रेशन। और फिर कंटिन्यूअस साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट फोर्स्ड वाइब्रेशन। और वो जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा दैट विल बी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। यस, ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना। जिस फ्रीक्वेंसी से तुम फोर्स लगाओगे वो हो जाएगा फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। एक है नेचुरल वाइब्रेशन, उसके मेन पॉइंट्स ये 4, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मटेरियल। डैम्प्ड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस, लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, external forces है which are called as dampening forces, and the frequency is lesser than the natural frequency, correct. And forced vibrations, forced vibration के key points, constant external periodic force बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। The amplitude actually is very small, ऐसे तो amplitude small होता है, ऐसे तो amplitude is small, ठीक है। बट मैं उसको बढ़ा सकता हूं बाय इंक्रीजिंग द फोर्स फ्रीक्वेंसी। मेरा फ्रीक्वेंसी जितना जोर से, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। एंड सिंपैथेटिक वाइब्रेशंस, क्लियर है। अब अगर फोर्स वाइब्रेशन समझा होगा तो अगला टॉपिक समझेगा, दैट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? It is one of the most interesting topics to understand and study. Lot of natural phenomenon happen due to this. Natural phenomenons which we don't know the reason for. है ना, naturally बहुत सारी चीजें होती है, देखेंगे हम one by one. Okay. So before technically we get into the features of resonance, I want you guys to see कि resonance से होता क्या है. Okay. I don't know how carefully you guys have observed it, but resonance is exactly what you just saw. Yes, resonance में होता क्या है देखो, and then you guys can repeat it again to see कि हाँ क्या actually ऐसे हुआ है.
यस, रेजोनेंस हैपन्स इन स्टेप्स. डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस. फोर्स्ड वाइब्रेशंस नंबर 1, ये डेफिनेशन ही है. ठीक है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, yes, externally applied periodic force, of course, periodic force, जो external periodic force है, is equal to the natural frequency, the natural frequency of the particular object. See, हर object का एक natural frequency होता है, लेकिन due to dampening force natural frequency से वो vibrate नहीं करता. लेकिन हम फोर्स वाइब्रेशंस लगाते हैं उसके ऊपर, तो देर विल बी अ पॉइंट वेर इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. यस, एज सुन एज इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, increases. As soon as the amplitude increases, we call the phenomenon as resonance. Yes, so basically resonance क्या है? Resonance is nothing but the vibration of body, yes, with its natural frequency, and increased amplitude under external periodic force, है ना? मतलब जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब जाकर के उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है. यस, एंड द ऑब्जेक्ट ब्रेक्स. ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, शैटर हो जाता है, वॉटएवर, है ना? तो रेजोनेंस होने के लिए रेजोनेंस क्या है? एक फिनोमिनन है जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैच होती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. तो रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए. एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए. नंबर 2, और क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द फ्रीक्वेंसी टू मैच. यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये 2 कंडीशन होना बहुत जरूरी है फॉर रेजोनेंस टू हैपन. एंड थर्ड कंडीशन नहीं है ये, बट ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. यस, द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ये नेचुरली हो जाता है. करेक्ट? अब एक बार चाहो तो ये सेशन पॉज करना और थोड़ा सा रिवाइंड करके हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा वो वापस देखो. देखो, यहां पे था ग्लास, कांच का ग्लास था. ठीक है, इस ग्लास का कुछ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगा, कुछ तो रहेगा. लेट्स से व्हाटएवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना? यहां से हमने एक लाउड स्पीकर लगा दिया. यस, जिसमें से कंटिन्यूअसली साउंड आ रहा था, टी ऑफ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. दैट वाज एन इरिटेटिंग साउंड. यस और नो? मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड था. एक बार ये साउंड आके बंद हो जाता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन कंटिन्यूअसली साउंड आ रहा है. यस और नो? मतलब यहां के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं, सो इट बिकम्स अ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हुआ, नोटिस करना कि ग्लास का एम्पलीट्यूड बढ़ गया. जो ग्लास ऐसे वाइब्रेट हो रहा था ना, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, और जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ वो ब्रेक हो गया. सो इट शुड हैपन इन दिस पर्टिकुलर स्टेप वाइज, इन दिस पर्टिकुलर फैशन. फर्स्ट, देयर हैज टू बी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स.
एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा? अगर ऐसा हो गया तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ यस तो वो ब्रेक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्रेक हो गई होगा, हो सकता है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा, है ना। इफ इट कैन बेयर द वाइब्रेशंस वो ब्रेक नहीं होगा, इफ इट कैनॉट बेयर द वाइब्रेशंस वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स ऑल्सो। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेट? मैं अगर बोलता हूं माई फ्रीक्वेंसी रेजोनेट्स विथ योर फ्रीक्वेंसी, या आई रेजोनेट विथ यू, आई रेजोनेट विथ यू, यस। मतलब हम दोनों की जमती है आपस में बहुत, मेरी सोच और तुम्हारी सोच मैच करती है बहुत आपस में, करेक्ट। तो रेजोनेट हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, है ना, और तब जाकर के कुछ फेनोमेनन होगा। समझ में आ रहा है? यस। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर वंडरफुल एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। Okay guys, look at this bridge. This bridge has started vibrating because of a tornado. Yes, it is an original bridge. Road का proper concrete bridge है, and it is suspended. It is vibrating like anything. Yes, it is vibrating. It has started developing a little bit of cracks. And just have a look at it. Slowly इसका amplitude बढ़ने लगेगा, बहुत जोर से वाइब्रेट होगा। दिस इज अ रियल टाइम वीडियो टेकन फ्यू इयर्स बैक ना। देयर इज अ मैन हु इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द ब्रिज, अ न्यू ब्रिज विच वॉज कंस्ट्रक्टेड। लुक एट द एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड देखो, यस, बहुत ज्यादा चेंज इन एम्पलीट्यूड है, द वे इट इज वाइब्रेटिंग। ओके, द वीडियो इज रियल, एनिमेटेड नहीं है। इट वाइब्रेट्स एंड a time comes when the natural frequency will match the external force का frequency. What is the external force here? The tornado. जो wind है, wind की speed, wind उसको vibrate कर रही है, तो wind is the natural force. Yes, जब wind का external periodic force का vibration will reach the natural frequency of the bridge, that is the time when the amplitude increases even more. Wonderful, right? Look at the amplitude. Earthquake से भी ज्यादा डेंजरस है ये। Increase in amplitude. And कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा that it will collapse. This happened on 7 November 1940 and the bridge goes down. Excellent, isn't it? Excellent मतलब जो हुआ वो excellent नहीं था. The phenomenon is natural and excellent. Yes, that is called as resonance. What was the external periodic force here बच्चों? The external periodic force was the force due to the wind. Wind जो उस पे force exert कर रहा था. एक टाइम आया जब इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया कि द ब्रिज कुडंट सस्टेन द मोशन एंड इट कोलैप्स्ड। यस, ऐसे रेजोनेंस से होने वाले इतने सारे फीचर्स है या इतने सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, रिमूविंग डर्ट फ्रॉम मशीन। मशीन होता है, सो मशीन इज ह्यूज। ये मशीन है कोई तो एक बहुत बड़ा, हाँ राइट, एंड ये मशीन को तुमको क्लीन करना है, करेक्ट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट योर हैंड हियर एंड क्लीन इट। यहां पे हाथ डाल के क्लीन नहीं कर सकते। यस, ये इधर ये पॉइंट क्लीन करना है, सो इट इज टफ टू क्लीन ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। ठीक है, ये मशीन ऐसे ही गंदा बनाया मैंने, हाँ अच्छा रहेगा, बट देन देयर आर छोटे छोटे पार्ट्स। तो क्या करते हैं, इधर से एक मशीन लगाते हैं एंड यू पास वाइब्रेशंस थ्रू इट। यस, वाइब्रेशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा मशीन वाइब्रेट करेगा, एंटायर मशीन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। दिस एक्सटर्नली
यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो. यस, यहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं गाइस, यहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं सारे, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इस पीरियोडिक फोर्स से मैच करेगा तब ये सारा डर्ट निकल जाएगा वहां से. यस, एंड इफ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इज ऑल्सो पोर्ड, वो निकल जाएगा. अदरवाइज ही ऐसे ही लूज हो जाता है. सी दिस डस्ट इज स्टिकिंग हियर, चिपक के बैठा है बहुत ज्यादा, है ना, इनटू दीज कॉर्नर्स, यहां पे ये कॉर्नर्स में, है ना. सो यू पास वाइब्रेशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली. जब इन दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होगा तब जाकर के सारा डस्ट या डर्ट वहां से निकल जाएगा. क्लियर है? अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस. द सोल्जर्स are advised to break steps on a bridge. Now see, all the soldiers generally march together, right? left right सब एक साथ करते हैं, correct? So this is also a true incident that around 350 odd soldiers, I don't remember the number exactly, they were marching on a bridge. एक ब्रिज पे से मार्च कर रहे थे. यस, एंड दे वर मार्चिंग इन यूनिसन, मतलब एक साथ, ऑल लेफ्ट राइट, एंड दे डिड नॉट नो कि क्या होने वाला है. यस, उनके पैरों से, यस, ड्यू टू देयर यूनिसन मार्च, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ब्रिज वॉज रीच्ड, है ना. उनका मार्चिंग वॉज द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. मार्चिंग was the external periodic force on the bridge. Bridge मतलब ऐसा नहीं था, it was a bridge of wood, wooden bridge था, wooden and nylon का bridge था. They were crossing the bridge. Yes, due to marching was the external periodic force. The natural frequency reached. Yes, the amplitude started increasing, and still these guys didn't realize कि ये हो क्यों रहा है. This continued to march in unison and the bridge got collapsed. Yes, more than 75% of the soldiers died because of this. This is a true incident. Therefore the soldiers are advised to break steps. Break steps मतलब क्या? सब एक साथ लेफ्ट राइट नहीं करेंगे. नॉर्मल चलो सब लोग, कैसे भी चलो, कोई लेफ्ट कोई राइट, है ना. वैसे सोल्जर्स की तरह सोल्जर वॉक नहीं करना है. हम लोग कैसे करते हैं मार्केट में, कैसे चलते हैं वैसे चलना है, राइट. सो उसकी वजह से ये भी हो सकता है. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस वेयर यू नीड टू टेक केयर. एंड रेडियोज में भी होता है रेडियो ट्यूनिंग. रेडियो ट्यूनिंग करते हैं ना, रेडियो सुनते हैं कभी. सपोज मुझे 91.1 FM लगाना है तो मैं ट्यूनिंग करता हूं, ठीक है. सो दिस इज माई रेडियो, यहां से मैं ट्यूनिंग करूंगा. और यहां पे देखो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है. यस, ये है 91.1 FM की फ्रीक्वेंसी, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 98.3 मिर्ची, ये 104 लव मिर्ची, है ना. ऐसे बहुत सारे चैनल है. तुम क्या करते हो, तुम यहां से ट्यूनिंग करते हो. यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रेडियो, है ना. जब ये यहां की फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो जाएगी तो ये वाला चैनल लगेगा. क्या सुनो, जब तुम्हारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो जाएगी तो ये वाला चैनल चलेगा. सो व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दीज आर सर्टेन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, है ना, एंड यू एक्सटर्नली ट्यून दिस, एक्सटर्नल ट्यूनिंग, ये जब मैच हो जाता है तो वो पर्टिकुलर चैनल प्ले होता है. यस, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रेजोनेटिंग the radio, yes, with the available frequencies. जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ तुम रेजोनेट कर रहे हो. समझ में आ रहा है? यस. सो व्हाट आई बी डूइंग टुडे इज आई विल सेंड यू अ फ्यू पेज नंबर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. यू हैव टू रीड देम थॉरली, एकदम थॉरली रीड करोगे. रेजोनेंस पे 2-3 एक्सपेरिमेंट दिए रहेंगे बुक में. नेक्स्ट टाइम मैं वो लेने वाला हूं, है ना. तुमको वो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, बेसिकली पूरा पार्ट भी,
यू हैव टू रीड, चलो बता ही देता हूं। सी अगर पढ़ोगे नहीं तो अगला सेशन और नहीं समझेगा। यू हैव टू रीड एंटायर पार्ट बी ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हमने पार्ट बी कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट फॉर 3 एक्सपेरिमेंट्स। 3 एक्सपेरिमेंट्स बाकी है विच आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड फर्स्ट बेस्ड ऑन रेजोनेंस, है ना, वो भी बता देता हूं। एक है साउंड बॉक्स का रहेगा, यस, एक रहेगा रेजोनेटिंग पेंडुलम, रेजोनेटिंग पेंडुलम, है ना, और एक वाटर कॉलम का रहेगा, वाटर कॉलम। फाइन, ये तीनों पढ़ो और पूरा बाकी चैप्टर भी पढ़ो। ऑल द डिफरेंशिएट बिटवीन एवरीथिंग सिखाया मैंने, सारे एग्जाम्पल सिखाए, डिफरेंशिएट बिटवीन सिखाया, सब कुछ। यस, अगर कुछ छूटा होगा, कुछ नहीं समझा होगा तो मुझे बताओगे, नंबर 1। एंड ये 3 एक्सपेरिमेंट रीड तो करो, उसके बाद मैं कल सिखाऊंगा। अगर रीड किया रहेगा, वैसे समझने नहीं वाला है कुछ भी, लेकिन रीड तो करो, देखते कितना समझ में आता है ना। फिर ये तीनों एक्सपेरिमेंट कल सिखाऊंगा। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। Yeah, so that's it for today, guys. Hope you enjoyed the session and you have understood all the concepts clearly. Please read, textbook is God. Yes, your Selena Physics is the God for your ICSE exam, board exam. इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशंस, गिव रीजंस, एग्जांपल्स, 100 एग्जांपल्स होंगे ये चैप्टर में, सबके सब पढ़ो, है ना। ये जो हमने ऊपर लिस्ट डाउन किए ना एग्जांपल सारे, द चैप्टर माइट इवन स्टार्ट विद दीज एग्जांपल्स। ये यहां से चालू होगा चैप्टर, इतने सारे एग्जांपल्स रहेंगे, गो थ्रू इट। यस, चलो लेट्स इट, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।